एक क्वेश्चन दिया हुआ था मैंने लास्ट में, एक क्वेश्चन दिया था ना मैंने लास्ट में, कितने लोगों ने कर लिया उसका आंसर शायद बता दिया था ना मैंने। नहीं, उसके दो पार्ट थे शायद, एक तो मैंने डिस्कस कर दिया था, दूसरा वाला होमवर्क दिया था मैंने। कितने लोगों का आंसर आ गया? चलो देखो यार, जो सेकंड पार्ट जो था, यहां देखो, ए से लेकर के बी तक मैं मूव करा रहा था एक पार्टिकल को। यहां से एक जो टेंजेंट के अलॉन्ग जो हमेशा लग रहा था वो वाला पार्ट तो हमने देख लिया था। जो सेकंड पार्ट जो मैंने दिया था उसमें पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा था वो हमेशा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा था। एफ फोर्स लग रहा था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हमेशा जो फोर्स का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जो था वो कैसा था? कांस्टेंट। यहां से देखो कि मान लेते हैं जब पार्टिकल अगर थीटा एंगल अगर डिस्प्लेस हो चुका है, यहां से अगर थीटा एंगल डिस्प्लेस हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो किसके लॉन्ग? टेंजेंट के लॉन्ग। जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा वो टेंजेंट के लॉन्ग होगा। ये रहेगा अपने पास डी आर वेक्टर इधर की तरफ, यही आएगा। ये अगर डी थीटा डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर हम बात कर रहे हैं, उस समय जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना? डी आर डिस्प्लेसमेंट टेंजेंट के लॉन्ग। ठीक है, इनके बीच का अगर एंगल अगर हम लोग देखें तो क्या ये वाला पार्ट भी थीटा होगा? ये भी थीटा के बराबर, हाँ है ना। ये अगर वर्टिकल के साथ थीटा तो ये भी कितना? थीटा। ये किसके बराबर? 90 माइनस थीटा। तो ये वाला भी एंगल किसके बराबर? थीटा के बराबर। तो जो भी एंगल ये आएगा थीटा के, वही एंगल यहाँ पे भी होगा, हाँ है ना। तो जो डी डब्ल्यू की वैल्यू कैलकुलेट करें, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर, यही आएगा। एफ डॉट डी आर आएगा, यही आएगा अपने पास, एफ डॉट डी आर। इनके बीच का जो एंगल होगा क्या वो हमेशा किसके बराबर? थीटा के बराबर, हाँ है ना। एफ इंटू डी आर इंटू क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा के बराबर, यही आएगा। हमने किसी इन जनरल थीटा एंगल पे लिया है तो उनके बीच का एंगल क्या आ रहा है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का एंगल कितना? थीटा। तो जो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन आएगा वो एफ डी आर कॉस थीटा के बराबर। ठीक है भाई। यहां से अगर देखें रेडियस की वैल्यू कितनी ली थी अपन ने? कैपिटल आर। और जो डी आर है, डी आर क्या उसको मैं ये चीज लिख सकता हूँ? आर इंटू कितना? डी थीटा के बराबर, यही आएगा। यहां से अगर वैल्यू पुट करें, इंटीग्रेशन ऑफ एफ इंटू कैपिटल आर इंटू कॉस थीटा इंटू किसके बराबर? डी थीटा के बराबर, यही आएगा। थीटा की लिमिट कहां से कहां तक? 0 से लेकर के कहां तक? पाई बाई 2। यहां से एफ इंटू आर कॉन्स्टेंट है। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन किसके बराबर? साइन थीटा। साइन थीटा यहां से आएगा, लिमिट कहां से कहां तक? 0 से लेके पाई बाई 2 तक। फाइनली ये वैल्यू किसके बराबर आएगी? एफ इंटू कितना? आर के बराबर, यही वर्क डन आएगा। कितने लोगों का ये आंसर आ गया था? 2 लोग। चलो अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट जो है, हाँ माइनस क्यों आएगा ये बताओ पहले। सर अगर इसको ऐसे करें कि फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट लेंगे फोर्स के साथ, तो डी आर कॉस थीटा आएगा। नहीं सर, अगर जैसे पूरे पाथ के लिए फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स, तो एफ आर आगे से था। हाँ वहां से वो भी कर सकते हैं। जो डी आर कॉस थीटा आएगा उसका इंटीग्रेशन वही तो आएगा, यहाँ पे भी तो वही कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर एक और चीज देखे कि जो फोर्स, हाँ बोलो। ये साथ साथ लिखते जाना यार वैसे। चलो अब जो इसका थर्ड पार्ट जो है वो हम लोग देख रहे हैं कि जो फोर्स का जो डायरेक्शन है वो हमेशा बी की तरफ है। जो इसका सी पार्ट है, यहां से अगर हम लोग देखें
ए से लेकर के बी तक हम लोग मूव करा रहे हैं पार्टिकल को, लेकिन जो फोर्स का जो डायरेक्शन है वो हमेशा बी की तरफ है। जो पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो हमेशा किधर के डायरेक्शन में लग रहा है, बी की तरफ। यानी सपोज जब पार्टिकल यहाँ पे है तो उस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस पे जो फोर्स लग रहा है पार्टिकल पे वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। जब पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। जो इसका जो सी पार्ट है उसमें हमें देखना है क्या, कि जो पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स वेक्टर लग रहा है वो हमेशा बी की तरफ लग रहा है, हमेशा किसकी तरफ, बी की तरफ। इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन हमेशा क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। किसकी तरफ, जब यहाँ पे है तो इस बी की तरफ, यहाँ पे है तो इधर की तरफ, यहाँ पे है तो इधर की तरफ, ठीक है। यानी जो फोर्स का जो डायरेक्शन है वो हमेशा किसकी तरफ लग रहा है, बी की तरफ लग रहा है। अब इसमें हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है। जो फोर्स वेक्टर है वो किसकी तरफ है, ऑलवेज टुवर्ड्स बी, ऑलवेज टुवर्ड्स बी, हमेशा बी की तरफ लग रहा है जो फोर्स वेक्टर है, ठीक है। हमें अब वर्क डन कैलकुलेट करना है, रेडियस वही हमारा आर है। अब एक बात देखो, यहाँ पे भी हमारा जो फोर्स वेक्टर है वो वेरिएबल है, तो जो वर्क डन हम कैलकुलेट करेंगे वो किसके लिए, पहले डी थीटा डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन करेंगे। यहां से अगर देखें, ये हमारा पार्टिकल मान लेते हैं कि किसी भी टाइम टी पे कुछ थीटा एंगल डिस्प्लेस हुआ है, थीटा एंगल हमने डिस्प्लेस कर दिया। अगला अगर डी थीटा डिस्प्लेसमेंट अगर हम लोग देखें, डी थीटा डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन, ये हमारा डी थीटा डिस्प्लेसमेंट है। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा वो किसकी तरफ लगेगा, बी की तरफ, यानी बी की तरफ कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लग रहा है, ठीक है। ये हमारा फोर्स वेक्टर है। जो डिस्प्लेसमेंट होगा क्या वो टेंजेंट के लॉन्ग, हाँ है ना, डिस्प्लेसमेंट जो डी आर होगा वो हमारा किसकी तरफ लगेगा, टेंजेंट के लॉन्ग। अब एक बात देखो, ये थीटा, तो ये हम लोग लिख सकते हैं क्या कि 90 माइनस थीटा के बराबर, हाँ है ना, ये थीटा है तो ऊपर वाला कितना, 90 माइनस थीटा के बराबर। अब एक बात सोचो कि ये एंगल और ये वाला एंगल क्या सेम होगा, जो नीचे का जो दो एंगल है क्या वो सेम होगा। एक ट्रायंगल जो हम लोग कंसिडर करेंगे, ये ट्रायंगल, तो क्या ये भी रेडियस ये भी रेडियस, तो इनके सामने का एंगल भी क्या होगा, सेम। तो ये हम लोग मान लेते हैं अल्फा के बराबर, ये भी अल्फा और ये कितना, अल्फा के बराबर, ठीक है। ये अल्फा तो ये किसके बराबर, क्या 90 माइनस अल्फा के बराबर। ये जो एंगल होगा किसके बराबर, क्या 90 माइनस अल्फा के बराबर, हाँ है ना। वो ये वाला एंगल अगर अल्फा तो ये एंगल किसके बराबर, 90 माइनस अल्फा। तो अब अगर हम लोग डी डब्ल्यू कैलकुलेट करें तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर, और इनके बीच का एंगल किसके बराबर, तो एफ इंटू डी आर इंटू कॉस 90 माइनस अल्फा के बराबर। क्या ये चीजें क्लियर है सभी को यहाँ तक, एफ इंटू डी आर इंटू किसके बराबर, कॉस 90 माइनस अल्फा, यही आएगा। अब यहां से अगर देखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो डी आर की वैल्यू है वो लिख सकते हैं एफ इंटू, ये आएगा साइन 90 माइनस साइन अल्फा, यही आएगा कॉस 90 माइनस अल्फा, कितना आएगा साइन अल्फा, इंटू डी आर की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, क्या आर इंटू डी थीटा, हाँ है ना। पहले ये बताओ, जो एक मिनट बेटा मैं बता देता हूँ, यहाँ से देखो, पहले एक चीज देखो, सबसे पहले ये सबसे तीनों में से सबसे अच्छा पार्ट है, देखो एक बार कि यहाँ से हमने फोर्स वेक्टर यहाँ पे इसकी तरफ लग रहा है, ठीक है। ये रेडियस अपनी थीटा एंगल के बाद डी थीटा हम लोग डिस्प्लेस कर रहे हैं। अब ये जो एंगल है एफ और डी आर के बीच का वो हम लोग कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा के बराबर, और ये एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा, जो कि दोनों की वैल्यू हमने ले लिया किसके बराबर, अल्फा के बराबर। अब एक बात देखो
ये भी अल्फा हो गया, ये भी अल्फा, तो ये अल्फा, तो ये 90 माइनस अल्फा के बराबर। तो जो वर्क डन हम कैलकुलेट करेंगे डी थीटा डिस्प्लेसमेंट में, वो किसके बराबर होगा? तो एफ इंटू डी आर इंटू कॉस ऑफ 90 माइनस अल्फा के बराबर। और कॉस 90 माइनस अल्फा की वैल्यू हमने क्या ले ली? साइन अल्फा। और जो डी थीटा, जो डी आर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उसकी वैल्यू ले ली आर इंटू डी थीटा के बराबर। एंगल से रिलेटेड किसी को कोई दिक्कत? क्लियर है चीज? अब एक बात देखो, यहाँ पे दो वेरिएबल आ रहे हैं, एक हमारा कौन सा? अल्फा, और दूसरा कौन सा? थीटा। ठीक है भाई। अब एक बात देखो कि यहां से हम लोग क्या ये चीज लिख सकते हैं क्या कि 90 माइनस थीटा प्लस 2 अल्फा इक्वल्स टू 180 डिग्री? हाँ है ना? ये इस ट्राइंगल की बात करें तो 90 माइनस थीटा प्लस 2 अल्फा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? 180 डिग्री। यहां से अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो कितना आएगा कि 2 अल्फा माइनस ऑफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। यानी अल्फा की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं? अल्फा इक्वल्स टू 90 डिग्री प्लस थीटा बाई 2 के बराबर। यानी कितना आएगा? 45 डिग्री प्लस थीटा बाई 2 के बराबर। क्लियर हो गया सभी को? 45 डिग्री प्लस थीटा बाई 2। चलो अब यहां से वैल्यू पुट करते हैं हम लोग कि डी डब्ल्यू का जो इंटीग्रेशन होगा वो किसके बराबर? इंटीग्रेशन ऑफ एफ इंटू आर इंटू साइन अल्फा की जगह पे क्या लिखेंगे अब? साइन 45 डिग्री प्लस थीटा बाई 2 के बराबर, यही आएगा, इंटू डी थीटा। अब एक बात देखो, अब जो हमारा जो वेरिएबल है वो भी थीटा है, और इंटीग्रेट भी हमें किसके रेस्पेक्ट में करना है? थीटा के रेस्पेक्ट में। लिमिट कहां से कहां तक? थीटा की वैल्यू 0 से लेकर के कहां तक? पाई बाई 2 तक। क्या इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं अब हम लोग? यहां से अगर देखो तो ये कितना आएगा? एफ इंटू आर इंटू साइन ए एक्स प्लस बी वाला पार्ट है, ये जो आएगा यहां से देखो इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी जो आएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन का माइनस कॉस, साइन का कितना? माइनस ऑफ कॉस ए एक्स प्लस बी, और अपॉन में कितना आता है? ए। कि ये इंटीग्रेशन सभी को पता है, साइन ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन कितना? माइनस ऑफ कॉस ए एक्स प्लस बी अपॉन कितना? ए के बराबर। अब एक बात देखो, यहाँ पे ए की वैल्यू किसके बराबर? यहाँ पे अगर कंपेयर करें हम लोग तो ए की वैल्यू किसके बराबर? 1/2 के बराबर है। तो चलो भाई यहां से अगर देख ले तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 45 डिग्री प्लस थीटा बाई 2। अगर मैं एक काम करता हूँ, लिमिट इनवर्स कर दूं तो माइनस साइन का कोई जरूरत नहीं, लिमिट इनवर्स कर देते हैं। तो पहले अब यहां से लिमिट कहां से कहां तक? पाई बाई 2 से लेकर के कहां तक? 0। और अपॉन में क्या आएगा? 1/2। अरे हाँ ना, थीटा का जो मल्टीप्लाई, थीटा से जो थीटा में जो मल्टीप्लाई किया हुआ है वो क्या है? 1/2। तो जब नीचे 1/2 लिखेंगे तो क्या यहाँ पे 2 लिख दूं मैं? यहां से ये किसके बराबर? तो 2 इंटू एफ इंटू आर, और ये एक बार 0 पुट करो, कितना आएगा? कॉस यहाँ पे 0 पुट करो, कितना? 1/√2 माइनस एक बार ये पुट करो, कितना? पाई बाई 2, तो ये कितना? पाई बाई 4। पाई बाई 4 यानी पाई बाई 4 प्लस 45 कितना आ जाएगा? 90। कितना आ जाएगा? 0 के बराबर। तो ये फाइनल आंसर किसके बराबर आएगा? तो √2 इंटू एफ इंटू आर के बराबर। यही हमारा क्या होगा? वर्क डन। क्लियर हुआ सभी को? चलो अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ये इंक्लाइंड प्लेन है, ये एंगल थीटा के बराबर है, और यहाँ पे एक स्प्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग है जिसकी स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखी है के बराबर। इनिशियली यहाँ पे जब स्मॉल एम मास अगर हम लोग रखे हुए हैं तो ये इक्विलिब्रियम पे है। इनिशियली जो मास एम जो है वो क्या है? इक्विलिब्रियम पे है। चलो लिखो, सवाल लिख लो एक बार। इनिशियली स्मॉल एम मास इज एट रेस्ट, इनिशियली
small m mass is at rest if the block is displaced by a variable force if block is displaced by a variable force to the natural length of the spring to the natural length of the spring block is या एक मिनट में स्लोली लिख दो टू द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग स्लोली ब्लॉक को बिल्कुल एक वेरिएबल फोर्स हम ऊपर की तरफ ले जा करके और धीरे धीरे इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें ये लिखना है फाइंड वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, फाइंड वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स के द्वारा वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है, कोई भी हो सकता है वेरिएबल फोर्स। एक बात बताओ, अगर स्लोली हम लोग मूव कराएंगे तो क्या इस पे एक वेरिएबल फोर्स ही लगाना पड़ेगा ऊपर की तरफ, हाँ ना, क्योंकि जो स्प्रिंग फोर्स जो होगा mg वगैरह जो होगा वो सब mg तो चलो कांस्टेंट होगा, क्या स्प्रिंग फोर्स वेरी कर रहा होगा। और अगर हमें स्लोली मूव कराना है यानी ऑब्वियस सी बात है हमें एक वेरिएबल फोर्स लगाना पड़ेगा, तो वो वेरिएबल फोर्स हम लोग लगा रहे हैं। हमें वर्क डन जो कैलकुलेट करना है वो किसके द्वारा कैलकुलेट करना है, स्प्रिंग के द्वारा। चलो एक बार ट्राई करो, एक बार सवाल आसान है, एक बार ढंग से देखो एक बार। लिमिट रिवर्स इसीलिए किया था पिछले वाले पार्ट में क्योंकि यहाँ देखो जो माइनस साइन आएगा, साइन का इंटीग्रेशन जो होता है वो माइनस कॉस होता है, और जब माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो उस केस में आपका लिमिट इनवर्स हो जाता है। सवाल समझ आ गया सभी को? फटाफट निकालो एक बार, सवाल आसान है। वेरिएबल फोर्स ही क्यों लगाना है, एक बात देखो, जैसे मान लो अगर स्लोली अगर मूव करा रहे हैं तो क्या इस पे हमेशा नेट फोर्स 0 होना चाहिए ब्लॉक के ऊपर, और एक फोर्स इस पे लगेगा mg sin थीटा नीचे, और ये इनिशियली का ये जो स्प्रिंग होगा क्या वो कंप्रेस्ड होगा, हाँ है ना। तो जैसे जैसे ऊपर ले जाएंगे एलोंगेशन कम होगा, सॉरी कंप्रेशन जो होगा वो क्या होगा, कम होगा, और कंप्रेशन कम होगा तो kx जो फोर्स लगेगा उसके x चेंज होगा तो स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। इसीलिए वेरिएबल फोर्स लगा रहे हम लोग। स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा वी वेलोसिटी नहीं वर्क डन जी अच्छा जी स्क्वायर, मुझे लगा वी स्क्वायर, हाँ कितना m स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन, सही है। एक बार देखो हाँ अपने आप ये जो फोर्स जो हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं इस ब्लॉक को अगर रेस्ट पे रख मतलब इक्विलिब्रियम पे रखना हमेशा, तो ऑब्वियस सी बात है नेट फोर्स 0 होगा, तो हम जो वेरिएबल फोर्स जो लगाएंगे वो फोर्स की वैल्यू वेरिएबल होगी, चेंज होती रहेगी हमेशा। क्योंकि स्प्रिंग फोर्स चेंज हो रहा है, mg sin थीटा तो कांस्टेंट है, अगर mg sin थीटा कांस्टेंट है, स्प्रिंग फोर्स चेंज हो रहा है तो हमें एक वेरिएबल फोर्स लगाना पड़ेगा। अब एक बात देखो, यहां से अगर देखें तो इनिशियली एक बात सोचो कि ये कितना कंप्रेस्ड होगा, इनिशियली मान लेते हैं कितना कंप्रेस्ड होगा x, क्या इस केस में इसके ऊपर जो नीचे की तरफ mg sin थीटा लगेगा वो किसके बराबर होगा, क्या kx के बराबर, हाँ है ना। इनिशियली जब ये कंप्रेस्ड होगा तो कितना कंप्रेशन होगा कि kx इक्वल्स टू किसके बराबर, mg sin थीटा के बराबर, यही आएगा। तो बस यहां से देख लो kx इक्वल्स टू कितना, mg sin थीटा, यानी x की वैल्यू किसके बराबर, mg sin थीटा अपॉन कितना k, mg sin थीटा अपॉन कितना k। स्प्रिंग के द्वारा जो वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है, तो अब एक बात देखो यार, जब मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही कि अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर 2-3 फोर्सेज अगर लग रहे हो तो हर एक के द्वारा जो वर्क डन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है दूसरे के वर्क डन से। हमें जब यहाँ पे स्प्रिंग के कारण वर्क डन निकालना है तो हमें दूसरे फोर्सेज के बारे में कोई कुछ नहीं सोचना है कि वो कैसे लग रहा है या किस तरीके का वेरिएबल है या कांस्टेंट है या फिर कितना उसके कारण डिस्प्लेसमेंट हो रहा है।
यहां से अगर वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स अगर देखे तो क्या आया था अपने पास 1/2k इंटू एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस कितना एक्स फाइनल स्क्वायर, यही आया था अपना। देखो वो स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन यही याद रखने के लिए बोला था मैंने। अब एक बात देखो कि इनिशियली अलोंग कंप्रेशन कितना है mg sin थीटा अपॉन के, फाइनल कितना है 0 के बराबर, क्योंकि नेचुरल लेंथ पे आ गए तो बस यहाँ से वैल्यू पुट कर दो 1/2 और ये कितना वैल्यू पुट करोगे तो कितना आएगा एम स्क्वायर जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना के बराबर। यही हमारा क्या होगा वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स। क्लियर हो गया सभी को? चलो अब नेक्स्ट हेडिंग डालो कंजर्वेटिव फोर्सेज। नेक्स्ट हेडिंग डालो कंजर्वेटिव फोर्सेज। चलो यार इसमें सबसे पहले एक चीज देखो कि सेंट्रल फोर्स क्या होता है, पहले हेडिंग डाल लो उसके अंदर सेंट्रल फोर्सेज। कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर एक चीज देखो सेंट्रल फोर्स क्या होता है। जैसे मान लो जो फोर्सेज होंगे, जैसे मान लो कि हमेशा किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ लग रहा हो या उससे दूर लग रहा हो, ठीक है। एक ऐसा फोर्स जो कि हमेशा किसी पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ लग रहा हो या उससे दूर लग रहा हो, वैसे फोर्सेज को हम क्या बोलते हैं सेंट्रल फोर्सेज। जैसे अगर एक बात देखो, जैसे ग्रेविटी की बात करें, अर्थ हो गया, ये हमारा अर्थ है। अगर ब्लॉक या कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो किसकी तरफ, क्या इसके सेंटर की तरफ। जब बॉल या ब्लॉक जो होगा वो यहाँ पे होगा तो इसके ऊपर फोर्स किधर की तरफ लगेगा सेंटर की तरफ। यहाँ पे होगा तो किधर की तरफ फोर्स लगेगा इस वाले डायरेक्शन में, हाँ है ना। तो ये जो फोर्सेज होते हैं जो कि हमेशा किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ लगे या उससे दूर लग रहे हो, वैसे सारे फोर्सेज को हम लोग क्या बोलते हैं सेंट्रल फोर्स, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स एक हमारा कौन सा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा क्या वो भी हमारा कौन सा होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ लगता है, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ। या फिर अगर हम लोग बात करें स्प्रिंग फोर्स, क्या स्प्रिंग फोर्स हमेशा एक पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ लगता है, हाँ है ना। जो भी अगर मान लो जैसे ही अगर एलोंगेशन हो या फिर कंप्रेशन हो तो हमेशा किसकी तरफ लगता है जो उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन हो या जो नेचुरल लेंथ होता है। जैसे मान लो अगर हमने ये इसकी नेचुरल लेंथ है, जैसे ही अगर आप इधर कंप्रेस इधर की तरफ ले जाओगे इस पे फोर्स किधर की तरफ लगेगा इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ। इधर की तरफ कंप्रेस करोगे तो भी किधर लगेगा इस वाले डायरेक्शन में। तो ये जो स्प्रिंग फोर्स होगा ये भी कैसा होगा सेंट्रल फोर्स। या अगर देखे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें हम लोग कौन सा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की अगर बात करें तो क्या ये भी हमेशा एक पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ लगता है। अगर दो चार्ज अगर एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जैसे मान लो हमने देख लिया कि एक प्लस चार्ज है और दूसरा भी प्लस चार्ज है, तो इसके ऊपर फोर्स जो लगेगा क्या वो हमेशा इससे दूर लगेगा, चाहे ये आगे मूव करे या पीछे की तरफ मूव करे, ये हमेशा इसके ऊपर फोर्स इधर की तरफ लगेगा, इसके ऊपर फोर्स इधर की तरफ। यहां से अगर देखिए अगर मान लो एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया और दूसरा नेगेटिव चार्ज, क्या इन दोनों के ऊपर यहाँ पे फोर्स इधर की तरफ, इस पे फोर्स हमेशा इधर की तरफ। चाहे कुछ भी इसकी वेलोसिटी हो, पार्टिकल कहीं भी मूव करे, आगे मूव करे या पीछे मूव करे, हमेशा जो फोर्स लगेगा वो किसकी तरफ लगेगा, इसके ऊपर फोर्स इस वाले चार्ज की तरफ, इसके ऊपर फोर्स इस वाले चार्ज की तरफ। तो ये भी जो क्या लग रहा है कि ये जो फोर्स है वो हमेशा क्या हो रहा है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ लग रहा है। यहाँ पे भी ये भी अगर देखे तो ये भी इस वाले पॉइंट से दूर लग रहा है और इस पे फोर्स इस वाले पॉइंट से दूर लग रहा है। तो जो भी फोर्स हमें किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ लगे या उससे दूर लगे, वैसे सारे फोर्स को हम लोग क्या नाम देंगे सेंट्रल फोर्सेज। एग्जाम्पल के तौर पे कौन सा हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लिख लो एक पॉइंट यहाँ पे, द फोर्सेज which always acts the forces which always acts towards or which always acts towards or away from a particular point, towards or away from a particular point
then that force will be called central force. That force will be called central force. एग्जाम्पल में लिख लो, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चलो, अब इसमें क्या है ना, कुछ कुछ पॉइंट्स जो आएंगे कंजर्वेटिव फोर्सेज के बारे में, वो सारी चीजें हमें देखनी है। जैसे मान लो यहां से अगर देखें हम लोग कि सपोज एक कोई भी फोर्स लग रहा है, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ओ से हमेशा दूर लग रहा है। यहां से ये इसके ऊपर, जैसे मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट ओ से किधर की तरफ, दूर लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक फोर्स हम लोग एफ ले रहे हैं, ये हमारा एक कैपिटल एफ फोर्स ले रहे हैं, तो इस केस में जो वर्क डन आएगा डी डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर के बराबर। मान लेते हैं हम लोग जो डिस्प्लेसमेंट कितना, डी आर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पार्टिकल का, यहां से लेकर के डी आर डिस्प्लेसमेंट में इस डायरेक्शन में कर रहा हूं। ठीक है भाई, अब एक बात देखो, ये पॉइंट ए से लेकर के हम लोग कहां तक मूव करा रहे हैं, ए से लेकर के, मान लो यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट ले रहे हैं हम लोग, ए से लेकर के कहां तक मूव करा रहे हैं, बी तक, ए से लेकर के बी तक हम लोग मूव करा रहे हैं। ठीक है, अब एक बात देखो, क्या फोर्स वेक्टर को हम लोग ये चीज लिख सकते हैं क्या, एफ वेक्टर इक्वल्स टू, ये अगर इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो हमने ले लिया कितना, आर वेक्टर, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, फोर्स वेक्टर को एफ इंटू आर कैप के बराबर, हाँ है ना, एफ इंटू क्या लिख सकता हूँ, आर कैप। आर कैप हमारा क्या है कि इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, इनटू क्या लिख सकता हूं मैं, तो डी आर जो इसका मैग्नीट्यूड है, इनटू क्या लिखेंगे, क्या आर कैप के बराबर, हाँ है ना, डी आर जो इसका मैग्नीट्यूड इनटू आर कैप जो कि इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। अब यहां से एक बात देखो, क्या इसके द्वारा देखे तो क्या एफ इंटू डी आर का इंटीग्रेशन, हाँ है ना, आर कैप डॉट आर कैप क्या 1 के बराबर, आर कैप डॉट आर कैप किसके बराबर, 1 के बराबर, आर कैप डॉट आर कैप किसके बराबर, 1 इंटू कितना, कॉस 0 डिग्री किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर। यानी अब एक बात देखो कि ये जो आएगा अपने पास वर्क डन, वो किसके बराबर होगा, तो वर्क डन इक्वल्स टू एफ डी आर का इंटीग्रेशन, जो भी सेंट्रल फोर्स होगा इसके द्वारा जो वर्क डन आएगा वो किसके बराबर, तो इंटीग्रेशन ऑफ किसके, एफ डी आर के। अब एक बात सोचो कि अगर मैं मान लो कि वर्क डन अगर ए से लेकर के बी तक मैं मूव करा रहा हूं, तो इस केस में जो लिमिट आएगा हमारा वो कितना, एफ डी आर, और कहां से कहां तक, ए से लेकर के बी तक, हाँ है ना। वर्क डन अगर हम लोग देखें पार्टिकल को अगर ए से लेकर के बी तक अगर मूव कराए, तो जो लिमिट आएगी वो किसके बराबर, ए से लेकर के बी तक। और अगर एक बात देखो, इसको मैंने ले लिया W, इसको मैंने ले लिया W, और अगर मैं B से लेकर के A तक अगर मैं ले जाऊं, तो उस केस में क्या मैं लिखूंगा, एफ डी आर कहां से कहां तक, B से लेकर के A तक, क्या ऐसा लिखूंगा, अरे हाँ ना, अगर A से लेकर के B तक मैं ले जाऊं, तो उस केस में वर्क डन कितना, A टू B जिसको हमने W लिया, अगर B से A तक ले जाए तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूंगा कि एफ डी आर माइनस ऑफ एफ डी आर ए टू बी तक, क्या ये लिख सकता हूँ। यानी ये बेसिकली किसके बराबर आएगा, क्या माइनस ऑफ डब्ल्यू के, हाँ है ना, ये किसके बराबर आएगा, माइनस ऑफ डब्ल्यू के। यानी एक बार देखो कि इसके द्वारा जो वर्क डन आएगा इन अ राउंड ट्रिप, वर्क डन इन अ राउंड ट्रिप किसके बराबर आएगा, वर्क डन इन अ राउंड ट्रिप, जो राउंड ट्रिप जो आएगा, राउंड ट्रिप में जो वर्क डन होता है वो किसके बराबर होगा, वो 0 के बराबर, हाँ है ना, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी प्लस बी टू ए जो आएगा वो वर्क डन किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो यहां से देखो कि ये जो फोर्सेज होते हैं, जब वर्क डन अगर किसी एक पर्टिकुलर फोर्स के द्वारा वर्क डन अगर एक राउंड ट्रिप में 0 हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेज। क्या बोलेंगे उसको, कंजर्वेटिव फोर्सेज। यानी एक बात सोचो कि ये इसके द्वारा जो वर्क डन होता है वो किस बात पे डिपेंड कर रहा है, कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है ना, इसके द्वारा जो वर्क डन होता है कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा, वो किस बात पे डिपेंड कर रहा है कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है। हमने कोई पाथ की बात नहीं की है
यानी इसके द्वारा जो वर्क डन होगा वो एक और चीज, पहली चीज तो राउंड ट्रिप में वर्क डन कितना, 0। दूसरी बात कि ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा, ना कि पाथ फॉलोड पे। क्लियर? तो चलो इसके बारे में लिख लो। इसके बारे में लिख लो कि वर्क डन इफ, एक मिनट, इफ वर्क डन बाय, if work done by a force, if work done by a force does not depend upon, work done by a force does not depend upon path followed by the object, सेकेंड स्टेप मैंने क्या लिखा है बेटा, अगर बी से लेकर के ए तक अगर मैं ले जाऊं तो हमारी लिमिट कहां से कहां तक, बी से लेकर के ए तक जाएगी, इनिशियल बी फाइनल कितना ए। अब इसी को मैंने माइनस साइन लेकर के हम लोग ये ए से बी लिख दिया मैंने, और ये किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ डब्ल्यू के। तो ए से लेकर के बी तक और फिर बी से लेकर के ए तक जो वर्क डन आएगा वो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। तो लिखो इसके बारे में, कहां तक लिखा दिया था, ऑब्जेक्ट, देन दैट फोर्स विल बी कॉल्ड, then that force will be called conservative forces, then that force will be called conservative force। इसके बाद लिख लो नेक्स्ट पॉइंट, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स अपॉन initial and final position, initial and final position, initial and final position। अब एक बात देखो, एक और पॉइंट हमें देखना है कि जो मोस्ट ऑफ द जो जितने भी सारे सेंट्रल फोर्सेज होते हैं, जो कंजर्वेटिव फोर्सेज होते हैं, उसमें से बहुत ज्यादा जो फोर्सेज होते हैं, सारे फोर्सेज की बात नहीं हो रही, बहुत ज्यादा जो फोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं कि सेंट्रल होते हैं नेचर में। सारे कंजर्वेटिव नेचर में सेंट्रल हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये पॉइंट लिख लो कि मोस्ट ऑफ द कंजर्वेटिव फोर्सेज, मोस्ट ऑफ द कंजर्वेटिव फोर्सेज are central in nature, most of the conservative forces are central in nature। एक और चीज देखो कि जो मोस्ट ऑफ द जैसे सेंट्रल फोर्सेज होते हैं वो होते क्या है कि इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। वो क्या करेंगे, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेंगे। जैसे जो ग्रेविटेशनल फोर्स अगर देखे तो क्या वो भी F इक्वल्स टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर होता है, हाँ ना, F इक्वल्स टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो क्या ये लिख सकते हैं कि F जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, आर स्क्वायर के। या एक और चीज देखो, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है दो चार्ज पार्टिकल के बीच में, क्या वो भी इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है। लेकिन स्प्रिंग फोर्स की बात करें तो वो भी सेंट्रल फोर्स है नेचर में, लेकिन वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो एक पॉइंट लिख लो, मोस्ट ऑफ द सेंट्रल फोर्सेज, मोस्ट ऑफ द सेंट्रल फोर्सेज फॉलो, most of the central forces follow inverse square law, inverse square law। एक्सेप्शन में लिख लेना स्प्रिंग फोर्स। अब एक बात देखो, जैसे यहां से अगर हम लोग देखें, जैसे mg जो होगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या वो ये कैसा फोर्स होगा, कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि वर्क डन एक राउंड ट्रिप में कितना होगा, 0। वो डिपेंड करता है कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन कैसा है, कहां पे है, उस बात पे डिपेंड करता है। तो अब एक बात सोचो, यहां से लिख लो एक लाइन, मोस्ट ऑफ द सेंट्रल फोर्सेज फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। चलो अब एक बात देखो, क्या mg के द्वारा जो वर्क डन होता है क्या वो रिकवर कर सकते हैं क्या, हाँ ना, mg के द्वारा जो वर्क डन होता है क्या वो रिकवर कर सकते हैं। अगर एक बात सोचो, रिकवर करने का मतलब क्या हुआ, चेंज जो हो वो 0 होना, यही होता है। जैसे मान लो अगर मैंने आपको 100 रुपए दिया और फिर से मैंने आपसे 100 रुपए ले लिया, तो क्या मैंने अपनी अमाउंट ऑफ मनी क्या रिकवर कर ली, हाँ ना। मतलब जो चेंज आया क्या वो 0 अगर चेंज होगा तो क्या हम ये चीज बोल सकते हैं कि वो चीज रिकवर हो गई है, हाँ ना। जैसे मान लो अगर
जितना वर्क डन हम लोग एक बार अगर राउंड ट्रिप में क्या कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा राउंड ट्रिप में 0 होगा। यानी कर क्या रहा है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वो वर्क कर रहा है, जितना पॉजिटिव वर्क कर रहा है, क्या अपोजिट वाले में उतना ही नेगेटिव कर रहा है? उतना ही अगर नेगेटिव करेगा तभी जाकर के 0 होगा वर्क डन। और 0 होगा तो क्या जितना वर्क वो कर रहा है क्या फिर से वो पूरा का पूरा वर्क रिकवर कर ले रहा है? हाँ ना। तो ये चीज लिख लो कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेज, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेज कैन बी रिकवर्ड, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेज कैन बी रिकवर्ड। अब एक बार देखो, जैसे हम लोगों ने बात किया कि वर्क डन इन राउंड ट्रिप जो होता है वो किसके बराबर? 0 के बराबर। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी एक कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है किसी पार्टिकल के ऊपर और उसका राउंड ट्रिप में मान लेते हैं कि वर्क डन कितना आता है भाई? 0। ये कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, यहाँ पे ये dr ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। ये हम लोग इस एक क्लोज्ड पाथ की बात कर रहे हैं, पार्टिकल यहां से चलना शुरू किया और फाइनली इसी वाले पोजीशन पे आ गया, ठीक है, क्लोज्ड पाथ होगा। इसके द्वारा जो वर्क डन होगा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स वो किसके बराबर होता है? एफ डॉट डी आर। और ये किसके बराबर होगा किसी क्लोज्ड पाथ के लिए? 0 के बराबर। अब एक बात देखो, ये जो इंटीग्रेशन जब लिखा हुआ था किसी क्लोज्ड पाथ के लिए जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इसके ऊपर आपको एक सर्कल ड्रॉ, हम लोग यहाँ पे सर्कल का साइन बनाते हैं। ये क्या मतलब होता है कि ये लाइन इंटीग्रल होता है। ये होता क्या है? लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल होता है फॉर क्लोज्ड पाथ। ये जो जहां पे भी अगर ये साइन बना हुआ हो वो आप समझ लेना कि किसके लिए बात हो रही है? ये क्लोज्ड पाथ के लिए बात हो रही है। अब एक बात देखो, ये हमारा क्लोज्ड पाथ के लिए जो लाइन इंटीग्रल होगा उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? 0 के लिए, 0 के बराबर। और ये फोर्स कैसा होता है? कंजर्वेटिव फोर्स। इसी एक्सप्रेशन को हम लोग क्या लिखते हैं कि इसको कुछ यहां से लिखते हैं डेल क्रॉस, ये ध्यान देना है, ये डेल क्रॉस एफ जो होता है, एफ कंजर्वेटिव, वो इसी साइन को, ये जो पार्ट होता है इसको हम कैसे लिखते हैं कि डेल क्रॉस एफ सी इक्वल्स टू क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी। और ये एफ डॉट डी आर ये किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। ये जो पार्ट है इसको आप लोग ऐसे डेल ऑपरेटर होता है, ये जो ऑपरेटर होता है, जैसे ये हमारा क्या होता है? डेल ऑपरेटर। जैसे एक बात सोचो, जैसे एक इंटीग्रेशन जो है क्या वो भी एक ऑपरेटर है ना? ये जहां पे भी लगेगा, जहां पे ये साइन लगेगा तो क्या इसके अंदर जो भी फंक्शन आएगा उसका समेशन होता है क्या? अगर हम लोग एक बात करें कि डी बाई डी एक्स कर दे, क्या ये भी एक ऑपरेटर है? ये डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर है, ऊपर वाला इंटीग्रेशन ऑपरेटर है। और उसी तरीके से एक और ऑपरेटर हम लोग डिफाइन करते हैं जिसको क्या बोलते हैं? डेल ऑपरेटर। और इस डेल ऑपरेटर की जो वैल्यू होती है वो बेसिकली होता क्या है कि डी बाई डी एक्स, या फिर ऐसे देख लो डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप और प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप। ये जो पार्ट होता है, ये जो एक्सप्रेशन होता है, ये हमारा डेल ऑपरेटर, वो उसकी वैल्यू क्या होती है? ये वाला। यानी इसका बेसिकली डेल का मतलब क्या होता है? पार्शियल डिफरेंशिएशन का नाम सुना है सभी ने? पार्शियल डिफरेंशिएशन सभी को आता है। वो बेसिकली हम लोग करते क्या है कि जैसे मान लो कि अगर सपोज इस वाले केस में कि डेल बाई अगर डेल एक्स, अगर कोई भी फंक्शन को अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, एफ अगर मान लो जो भी एक्स वाई जेड जिसका भी फंक्शन हो, तो जिसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे हम उसको वेरिएबल लेंगे, बाकी सारे को क्या ले लेते हैं? कांस्टेंट। बाकी सारे को किसकी तरह ट्रीट करते हैं? कांस्टेंट। तो ये जो हमारा डेल ऑपरेटर होता है वो बेसिकली पार्शियल डिफरेंशिएशन, जो भी इसके अंदर जो फंक्शन आएगा वो क्या होगा कि उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन आएगा। जैसे डेल क्रॉस एफ है तो जो फोर्स वेक्टर है उसका क्या होगा? एक तरह से इस ये वाला और इसका दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा। इसकी वैल्यू कंजर्वेटिव फोर्स के लिए किसके बराबर होती है? 0 के बराबर। अब एक बार देख लो, थोड़ा सा पार्शियल डिफरेंशिएशन एक बार देख लो। नहीं, एक बार देखो, ये चीज हमें यहाँ पे भी डेल ऑपरेटर के बारे में उतना भी ज्यादा नहीं पढ़ना अपने को, बस ये चीज ध्यान रखना पार्शियल डिफरेंशिएशन का, ये जो डेल की जो वैल्यू होगी वो हमारा जो डेल ऑपरेटर होगा वो ये वाला ऑपरेटर, कोई ना कोई, ऑब्वियस सी बात है जो साइन यूज करेंगे जैसे डी बाई डी एक्स या इंटीग्रेशन, तो उसको कैसे कुछ ना कुछ एक फंक्शन आएगा उसका कि हाँ यार इसमें यहाँ से लिख कर कोई भी एक फंक्शन आएगा और उसका इंटीग्रेट करते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में।
यहाँ पे आएगा, इसका मतलब क्या होगा कि कोई भी अगर फंक्शन आएगा तो उसको डिफरेंशिएट करना है अपने को, ठीक है, यानी बेसिकली रेट ऑफ चेंज की बात करें। वैसे ही हमारा ये डेल ऑपरेटर होगा, उसकी वैल्यू किसके बराबर, तो डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप। अब ये चीज मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है कि ये जो कंजर्वेटिव फोर्स होगा तो डेल क्रॉस एफ की वैल्यू किसके बराबर, 0 के बराबर। वो बेसिकली है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर का। अब एक बात सोचो, देखो इसी को हम लोग बोलते हैं कर्ल। यहाँ पे ये चीज देखते हैं, इस ये जो ऑपरेटर होता है इसको हमने क्या नाम दिया है, कर्ल ऑफ एफ सी वेक्टर। जो डेल क्रॉस एफ सी लिखेंगे वो बेसिकली होता है क्या, इसको क्या नाम देते हैं कि कर्ल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो किसके बराबर, 0 के बराबर। अब यहां से हम लोग देखते हैं कि डेल क्रॉस एफ एफ हमने 0 ले लिया, डेल क्रॉस एफ। तो अगर मान लो कोई भी फोर्स अगर दिया हुआ है अपने को कि कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है, तो वो कैसे फाइंड करेंगे। तो उसके लिए कंडीशन क्या हमने देख ली कि डेल क्रॉस एफ सी जो होता है वो किसके बराबर, 0। तो बेसिकली ये है क्या कि डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप और प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप, इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है किसके साथ, कंजर्वेटिव फोर्स के साथ, वो किसके बराबर होगा, तो 0 के बराबर। अब यहां से अगर हम लोग कंडीशन निकाले कंजर्वेटिव फोर्स होने के लिए, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट देख लेते हैं, आई कैप जे कैप और ये आएगा के कैप के, ठीक है। यहां से अगर देखें तो क्या लिख सकते हैं कि डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई और ये कितना, तो डेल बाई डेल जेड। जो फोर्स वेक्टर होगा उसका भी 3 कंपोनेंट, एफ एक्स एफ वाई और कितना, एफ जेड के बराबर। अब ये अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, 0 के बराबर, ठीक है भाई। अब यहां से हम लोग कंडीशन निकाल सकते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स, अगर कोई भी फोर्स दिया हो और हमें अगर चेक करना हो कि कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव, तो वो चीज यहां से हम लोग चेक कर सकते हैं। यहां से हमारे पास कंडीशन क्या आएगी, तो चलो यार पहले एक बार क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। तो आई कैप और इसके साथ जब आई कैप अगर हम लोग निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट बेसिकली कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो किसके बराबर, ये कॉलम और ये रो गायब करते हैं इसमें, ये कितना आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसके बराबर। तो अब एक बात देखो कि कितना आएगा, डेल ऑफ एफ जेड, डेल ऑफ एफ जेड अपॉन कितना, डेल वाई माइनस इसकी वैल्यू, तो डेल ऑफ एफ वाई अपॉन कितना, डेल जेड माइनस जे कैप। अब यहां से देखो जब माइनस जे वाला करेंगे तो ये कॉलम और ये रो गायब करेंगे, इन दोनों का ये मल्टीप्लाई करते हैं। अब एक बात देखो, तो ये किसके बराबर, तो बाई डेल ऑफ कितना, डेल ऑफ एफ जेड अपॉन कितना, डेल एक्स माइनस क्या लिखेंगे, डेल ऑफ एफ एक्स अपॉन कितना, डेल ऑफ एफ एक्स अपॉन कितना, डेल जेड। और के कैप के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो प्लस के कैप, और के कैप के लिए ये कॉलम और ये रो गायब करो, कितना आएगा, तो डेल ऑफ एफ वाई अपॉन कितना, डेल एक्स माइनस कितना, डेल ऑफ एफ एक्स अपॉन कितना, डेल ऑफ एफ वाई। और इसकी वैल्यू किसके बराबर, 0 के बराबर। ये हमारा कंडीशन है किसके लिए, कि अगर कोई भी फोर्स अगर हमें दिया हुआ है, अगर वो कंजर्वेटिव फोर्स होगा तो उसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब एक बात सोचो कि ये तीनों कंपोनेंट अगर 0, तो क्या इंडिविजुअल 0 होने चाहिए। अगर ये जो वेक्टर आ रहा है अगर वो 0 है, अगर नल वेक्टर है, तो क्या इसके सारे कंपोनेंट 0, अरे तभी तो होगा नल वेक्टर। अरे एक बार सोचो, अगर कोई नल वेक्टर है तो क्या उसका एक्स वाई जेड तीनों कंपोनेंट 0, तभी तो 0 नल वेक्टर आएगा वो। अब एक बार सोचो, यहां से अगर नल वेक्टर अगर है ये या 0 है, तो उस केस में हम लोग क्या लिख सकते हैं कंडीशन, कि कंजर्वेटिव फोर्स होने के लिए क्या कंडीशन होगी, तो क्या डेल ऑफ एफ जेड अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू डेल ऑफ एफ वाई अपॉन डेल जेड के बराबर। क्या ये चीज लिख सकते हैं, अरे हाँ ना। अगर नल वेक्टर है तो सारे कंपोनेंट क्या होंगे, 0। तो ये वाला वेक्टर, ये वाला किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर। यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि डेल ऑफ एफ जेड अपॉन कितना, डेल एक्स शुड बी इक्वल्स टू किसके, डेल ऑफ एफ एक्स अपॉन कितना, डेल जेड के, ठीक है भाई। और यहां से अगर देखें तो ये कितना आएगा, तो डेल ऑफ एफ वाई बाई डेल एक्स
शुड बी इक्वल्स टू किसके, डेल ऑफ एफ एक्स अपॉन कितना, ये एक कितना आएगा, डेल वाई के बराबर। यही होगा कंडीशन किसके लिए, कंजर्वेटिव फोर्स होने के लिए। अगर आपको कोई भी इन जनरल फोर्स दिया हुआ है तो वो फोर्स हमेशा कैसा होगा, अगर कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव, तो वो कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ से देख लो कि ये पार्ट अपने पास पार्शियली डिफरेंशिएट करो, ये ध्यान रखना ये जेड कंपोनेंट है, ये वाई कंपोनेंट है, और वो बाकी कौन सा है, एक्स जेड, ये सारे। अब एक बात देखो यहाँ पे, पहले एक सवाल हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन का देख लेते हैं कि कैसे उसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक, पहले ये चीज हमें कंडीशन पता चल गई, अगर कोई भी फोर्स दिया हो कैसे अपने को क्या चेक करना है, कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है, ये बताने के लिए ये करना है। अब एक बात देखो, हाँ बोलो। तो आपने लिखा था कि कर्ल ऑफ फोर्स वेक्टर इक्वल टू लाइन इंटीग्रल, हाँ तो सर उसमें तो स्केलर और वेक्टर इक्वल कर दिए। कौन सा, जैसे सर ये ऊपर आपने लिखा है कर्ल ऑफ एफ सी, हाँ और इसका तो रहेगा। तो एक बात देखो ना, जैसे जो इसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे अपन, हाँ अब एक बात देखो, यहाँ से हमें देखना है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन जो करेंगे पहले वो कैसे करेंगे। मान लेते हैं कोई भी अगर एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, जैसे f इक्वल्स टू दे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई जेड के बराबर, ठीक है, ये ध्यान से देख लो एक बार पार्शियली कैसे डिफरेंशिएट करें। मान लो हमें अगर निकालना है किसके, तो डेल ऑफ एफ अपॉन डेल एक्स निकालना है, ठीक है। एक्स के रिस्पेक्ट में अगर इसको डिफरेंशिएट करना है तो मैंने बताया था कि जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करोगे वो वेरिएबल की तरह ट्रीट करेंगे और बाकी सारा क्या होगा, कांस्टेंट। बाकी सारा क्या होगा, कांस्टेंट। तो अब एक बात देखो, यहाँ x के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y और z हमारा क्या होगा, कांस्टेंट। अभी उस पे बेटा पोटेंशियल एनर्जी जब मैं बताऊंगा तो उस समय बता दूंगा उस चीज को कि बेटा वर्क डन जो आता है ना, डी डब्ल्यू बाई वर्क डन इक्वल टू माइनस ऑफ डी यू होता है, वो सब चीजें आगे आएंगे अभी, ठीक है, वो पोटेंशियल एनर्जी में मैं बताऊंगा। यहाँ से देखो, तो जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y और z हमारा क्या होगा, कांस्टेंट। तो y और z कांस्टेंट ले लो और इसको डिफरेंशिएट करोगे किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो कितना आएगा, क्या इसका डिफरेंशिएशन 2x, तो ये इसकी वैल्यू किसके बराबर, तो 2x y इंटू जेड के बराबर। अगर मान लो मैंने y के रेस्पेक्ट में अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है तो हमारा x और z जो होगा वो कैसा होगा, कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर, एक्स स्क्वायर जेड के बराबर, हाँ है ना। डेल वाई बाई डेल वाई किसके बराबर, 1। अगर यही मैं डिफरेंशिएट करूं जेड के रेस्पेक्ट में, यानी डेल ऑफ एफ अपॉन कितना, डेल जेड, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाई के बराबर। क्लियर, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन क्लियर हो गया सभी को। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे करना है वो चीज क्लियर हो गया। हाँ इसमें क्या डाउट, कहाँ पे डाउट आ रहे हैं, चलो यार अब एक बात देखो, यहाँ से अगर हम लोग को देखना है, जैसे मान लो हमने कोई भी अगर एक फोर्स ले लिया, ठीक है, जैसे F वेक्टर इक्वल्स टू क्या आया अपने पास, F वेक्टर इक्वल्स टू वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, ये आया। मान लो ये एक फोर्स आया अपने पास F वेक्टर। अब अगर इसको एक बार देखो अगर ये चेक करना हमें कि ये जो फोर्स वेक्टर है वो हमारा क्या है, ये हमारा कंजर्वेटिव है या नहीं है। तो अब एक बार देखो, यहां से अगर जो फोर्स वेक्टर हमने लिया था वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, ये लिया था, तो क्या हमारा एफ जेड जीरो, उसमें जेड कंपोनेंट है जीरो, तो ये इसकी वैल्यू किसके बराबर, जीरो के बराबर। इसकी वैल्यू किसके बराबर, क्या डेल ऑफ एफ वाई बाई डेल जेड, क्या ये जीरो, डेल ऑफ एफ वाई बाई डेल जेड। एक बार देखो, जो फोर्स वेक्टर हम लोग जो ले रहे हैं यहाँ पे, फोर्स वेक्टर जो आएगा अपने पास, यहां से हमने पहली चीज क्या देखी कि डेल ऑफ एफ जेड अपॉन कितना, डेल वाई शुड बी इक्वल टू किसके, तो डेल ऑफ एफ वाई अपॉन कितना, डेल जेड के बराबर। तो जेड कंपोनेंट जीरो ही है इस वाले फोर्स में, जब ये जीरो हो गया तो क्या इसकी वैल्यू जीरो, अरे हाँ ना, और इसकी वैल्यू बताओ किसके बराबर, इसकी वैल्यू कितनी है, डेल ऑफ एफ वाई अपॉन डेल जेड, डेल ऑफ एफ वाई अपॉन डेल जेड। यार जो वाई कंपोनेंट है वो किसके बराबर है, एक्स के, तो डेल एक्स बाई डेल जेड। अगर कोई कांस्टेंट जेड के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या एक्स जो होगा वो कांस्टेंट होगा, जब ये कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना, जीरो के बराबर, हाँ है ना, ये आ गया। अगर एक और चीज देखें इसके बाद हमारा और कौन सा कंडीशन है कि डेल ऑफ एफ जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू डेल ऑफ एफ एक्स अपॉन डेल जेड। ये क्या है, डेल ऑफ एफ एक्स अपॉन कितना,
कितना आया था, डेल जेड आया था ना, एफ एक्स अपॉन डेल जेड शुड बी इक्वल टू किसके, तो डेल ऑफ एफ जेड अपॉन कितना, डेल एक्स के बराबर, यही। अब एक बार बताओ कि ये भी जीरो, हाँ है ना, डेल ऑफ एफ एक्स अपॉन डेल जेड क्या जीरो के बराबर, और ये भी क्या जीरो के बराबर, देखो एक बार एफ जेड तो जीरो ही है, तो ये भी कितना जीरो, तो सेकंड वाला भी आ रहा है। थर्ड वाले में क्या आ रहा होगा, एफ वाई अपॉन कितना एफ एक्स, तो यहां से हम लोग देखे कि डेल ऑफ एफ एक्स अपॉन कितना डेल वाई शुड बी इक्वल्स टू, तो डेल ऑफ एफ वाई अपॉन कितना डेल एक्स के बराबर, क्या इसकी वैल्यू, दोनों की वैल्यू किसके बराबर आ रही, दोनों की वैल्यू किसके बराबर, डेल ऑफ एफ एक्स अपॉन डेल वाई, यहां से देखो डेल वाई अपॉन कितना डेल वाई किसके बराबर, 1 के बराबर, यहां से अगर देखो तो इसकी वैल्यू, तो डेल ऑफ एक्स अपॉन कितना डेल ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू भी किसके बराबर 1 के बराबर, तो क्या तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये फोर्स कैसा होगा, कंजर्वेटिव, कैसा फोर्स होगा, कंजर्वेटिव। देख लो एक बार, बेसिकली यहां से मैं क्या कर रहा हूँ कि एफ जेड कौन से पार्ट में दिक्कत आ रही, सेकंड वाला, सेकंड वाले में देखो एक बार मैं बोल रहा हूँ कि डेल ऑफ एफ एक्स अपॉन डेल जेड, जो एक्स कंपोनेंट है वो कितना है वाई, और डेल वाई बाई डेल जेड किसके बराबर जीरो, यहां से अगर देखें जेड कंपोनेंट तो जीरो ही है, तो इसकी वैल्यू भी किसके बराबर जीरो के बराबर, ठीक है। वैसे ही बाकी जो भी कंपोनेंट है, जो एफ जेड यहाँ पे फिर से जीरो है, तो ये भी जीरो, और वाई का जेड के रेस्पेक्ट में, वाई कंपोनेंट कितना है एक्स, इसको जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो कितना आएगा जीरो, और तीसरा वाला जो पार्ट आया वो कितना आ रहा है, दोनों बना रहा। अब क्लियर हुआ क्या, अब क्लियर हो गया ये चीज, ये बताओ, अब क्लियर हो गया क्या, एक बार देखो यहां से देखो, मैं बोल रहा हूँ कि एक बात सोचो, यहाँ पे जो जेड कंपोनेंट है क्या वो जीरो के बराबर, जब जेड कंपोनेंट जीरो है, तो जेड कंपोनेंट जीरो, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना जीरो, और एक बार देखो वाई कंपोनेंट जो आएगा, वाई कंपोनेंट कितना है एक्स के बराबर, तो वाई कंपोनेंट एक्स यानी डेल एक्स अपॉन डेल जेड, मैंने बताया था कि एक्स जो होगा वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे जब जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, तो उसकी वैल्यू किसके बराबर जीरो के बराबर, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना आएगा जीरो। वैसे ही बात करें एक्स कंपोनेंट, तो वाई एक्स कंपोनेंट किसके बराबर है वाई के बराबर, तो डेल वाई बाई डेल जेड किसके बराबर आएगा, तो जीरो के बराबर, चूंकि वाई कांस्टेंट है। फिर वैसे ही जेड कंपोनेंट कितना है जीरो, तो जेड कंपोनेंट जीरो है, तो इसका डिफरेंशिएशन भी कितना आएगा जीरो के बराबर। क्या अब क्लियर हो गया, ये बताओ भाई। चलो एक सवाल और लिख लो, मान लो अगर कोई फोर्स वेक्टर दिया हुआ है अपने को, फोर्स वेक्टर ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई आई कैप, एक्स स्क्वायर वाई आई कैप प्लस एक्स वाई स्क्वायर जे कैप, ये बताओ, ये एक बार चेक करो कि ये कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है, क्या आ रहा है कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, सभी का आ रहा है नॉन कंजर्वेटिव, बताने की जरूरत है कि इसको, ये हो जाएगा, कोई ऐसा जिसका आंसर नहीं आया हो, नॉन कंजर्वेटिव आ रहा है, लक्ष्य तुम्हें कंजर्वेटिव कैसे आ गया भाई, चलो देखो एक बार यहाँ से देख लो डेल ऑफ एफ एक्स अपॉन कितना, एक बार सोचो जरा, यहाँ पे जब आपको 2 डायमेंशनल वेक्टर दिया रहेगा ना, तो उस केस में हम लोग को ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है, जैसे अगर 2 डायमेंशनल है तो ये वाला तो जीरो, ये वाला भी जीरो हो जाएगा, हाँ ना, ये तो हर एक केस में सेटिस्फाई होगा, अगर 2 डायमेंशनल है तो ये तो अपने आप जीरो होगा दोनों साइड में, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कौन सा, कि ये वाला भी जीरो, हाँ है ना, ये दोनों पार्ट अपने आप जीरो हो जाएंगे, तो जब भी अगर 2 डायमेंशनल अगर फोर्स है तो हमें सिर्फ क्या चेक करना है, बस ये वाला पार्ट, यानी वाई कंपोनेंट को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो और एक्स कंपोनेंट को वाई के रेस्पेक्ट में, बस डिफरेंशिएट करके देख लो एक बार, इक्वल आ रहा है तो कंजर्वेटिव, अगर नहीं आ रहा है तो नॉन कंजर्वेटिव, क्योंकि ये जेड वाले तो अपने आप ये दोनों चीजें हर एक केस में, जो 2 डायमेंशनल अगर फोर्स है तो उस केस में जीरो तो होगा ही होगा, तो बस एक ये वाला पार्ट हमें चेक करना है, सारे पार्ट चेक करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। पावर अभी कहां से बेटा, पावर तो अभी लास्ट टॉपिक है, देखो इधर, अब एक बात देखो,
यहां से मैं बोल रहा हूँ कि एक्स कंपोनेंट को हम लोग किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, वाई के रेस्पेक्ट में, यानी डेल ऑफ कितना, एक्स स्क्वायर वाई अपॉन कितना वाई। क्या एक्स स्क्वायर कांस्टेंट, अरे हाँ ना, एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है, वाई का डिफरेंशिएशन किसके, वाई के रेस्पेक्ट में 1। अगर हम लोग एफ वाई अगर चेक करें किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, कितना, तो डेल ऑफ एक्स वाई स्क्वायर बाई डेल एक्स किसके बराबर आएगा, ये वाई स्क्वायर के। क्या ये दोनों इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो कैसा होगा, नॉन कंजर्वेटिव। राहुल अब ये बताओ, अब क्लियर हो गया ये चीज, अब क्या क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो। नहीं सर क्या दिक्कत आ रही है इसमें, एक बात देखो, यहां से देखो, जो जेड कंपोनेंट है, अगर टू डायमेंशनल जो फोर्स है, दो कंपोनेंट, तो क्या ये वाला पार्ट जीरो, अगर एफ जेड तो जीरो है भाई, तो ये अपने आप जीरो हो गया। और एक और चीज देखो, क्या वाई कंपोनेंट को आप जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या ये भी जीरो आएगा। हमारा अगर दो वेरिएबल हो तब की बात कर रहे हैं, जैसे एक्स स्क्वायर वाई हो तो जेड वाला पार्ट अपने आप जीरो हो जाए। अब इस केस में ये भी जेड कंपोनेंट जीरो है और ये जेड के रेस्पेक्ट में एक्स का डिफरेंशिएशन भी जीरो, तो बस ये वाला चेक करना है। और ये वाला चेक तब करना है जब ये दो ही वेरिएबल हो, कि एक्स और वाई दो वेरिएबल हो सकता है ऐसा फोर्स हो सकता है कि एक्स कंपोनेंट ही क्या हो जाए, अगर मान लो ऐसा दे दिया जाए, एक्स स्क्वायर वाई जेड आई कैप प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर जे कैप, अगर ऐसा दिया हो तो फिर हमें सारा चेक करना पड़ेगा, है ना। अगर ये अगर ऐसा फोर्स दिया हो तो जेड कंपोनेंट, जेड वाला पार्ट भी इन्वॉल्व है, तो हमें उस केस में सारी चीजें चेक करनी पड़ेंगी। क्लियर, चलो जब मैं बहुत अच्छा हूं, देखो नेक्स्ट हेडिंग डालो, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नेक्स्ट हेडिंग डालो, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब एक बात देखो, जो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए जो कंडीशन होगा उसका जस्ट अपोजिट होगा। अब इस केस में क्या होता है, जो भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है, तो उसके द्वारा जो वर्क डन होता है वो हमेशा कुछ ना कुछ फॉर्म में लॉस होगा ही होगा। चाहे तो ये हीट के फॉर्म में लॉस हो जाए, या साउंड के फॉर्म में लॉस हो जाए, या लाइट के फॉर्म में लॉस हो जाए, तो हमेशा कंप्लीटली, जैसे हम लोग जो बात करते थे कि कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होता था वो क्या होता था, रिकवर हो जाता था, या एक तरह से बोल सकते हैं कंजर्व रहता था, हाँ ना। अगर रिकवर हो जा रही है तो ऑब्वियस सी बात है क्या हो रहा है, कंजर्व रह रहा है। लेकिन जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज जो होंगे, तो उनके द्वारा जो वर्क डन होगा वो हमेशा कुछ ना कुछ फॉर्म में लॉस जरूर होगा, चाहे तो वो हीट के फॉर्म में हो जाए, या लाइट के फॉर्म में, या फिर साउंड के फॉर्म में। जैसे एक बात देखो, जैसे मान लो, नहीं नॉन सेंट्रल ऐसे हम लोग डिफाइन नहीं करते हैं, जैसे मान लो अपने पास, अब जैसे अब बोलने के लिए तो वही हो जाए कि अगर पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ नहीं लगे तो उसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब एक बार देखो, जैसे मान लो कभी कभी ऐसा होता है, जो बाइक का स्टैंड अगर मान लो अगर ये उठाया हुआ नहीं हो, जैसे ही अगर बाइक, अगर सपोज ये बाइक अगर हम लोग चलाते हैं तो वो क्या होता है, वहां पे भी फ्रिक्शन होता है, तो देखना वो चिंगारी वगैरह निकलती है और साउंड भी निकलता है वहां पे। तो उस केस में जैसे ही अगर जो स्टैंड, अगर मान लो ये देखते हैं, अगर इस केस में जैसे ही अगर मान लो सपोज ये स्लिपिंग हो रही है, हाँ ना, अगर मान लो जो स्टैंड अगर जो आगे की तरफ जो मूव कर रहा है तो वो तो स्लिपिंग ही रही है, स्लिपिंग हो रही है तो इसमें फ्रिक्शन पीछे लग रहा होगा। और जो अगर मान लो ये एक्स मीटर डिस्प्लेस हुआ तो इसके द्वारा फ्रिक्शन के द्वारा कुछ ना कुछ वर्क हो रहा है ना। और फ्रिक्शन के द्वारा जो वर्क होता है वही वर्क डन किस में जाता है, तो वो हीट के फॉर्म में, या लाइट या साउंड के फॉर्म में। देखना वहां पे जो थोड़ी हीट भी प्रोड्यूस होगी, थोड़ा साउंड भी प्रोड्यूस होता है, और लाइट भी प्रोड्यूस होती है। तो जो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्सेज जो होता है वो हमेशा किसके फॉर्म में, कुछ ना कुछ एनर्जी के फॉर्म में, जैसे हीट या साउंड या फिर लाइट के फॉर्म में लॉस जरूर होगा। तो लिख लो यहाँ पे, work done by non-conservative forces, work done by non-conservative forces cannot be recovered, cannot be recovered, and it will be lost in form of, it will be lost in form of heat, light और साउंड। अब एक बात देखो, क्या यहां से हम ये चीज लिख सकते हैं कि कर्ल ऑफ जो फोर्स वेक्टर होगा वो क्या होगा, नॉन जीरो, हाँ ना, कि डेल क्रॉस जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो
डेल क्रॉस जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा वो किसके बराबर, नॉन जीरो। तो यहाँ पे लिख लो कि कर्ल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज, कर्ल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स will be non-zero, curl of non-conservative force will be non-zero। चलो एक पॉइंट पहले लिख लो, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूं कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज may or may not depend upon path, work done by non conservative forces may or may not depend upon path, लिख लो path followed by object, may or may not depend upon path followed by the object। चलो अब एक बात देखो यहाँ पे, इस केस में अगर हम लोग देखें नॉन कंजर्वेटिव, जैसे मान लो यहाँ पे अगर एक पार्टिकल ऐसे सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, ठीक है, मैंने ए से लेकर के बी तक मूव कराया, एक बार ये डायरेक्ट ए से लेकर के बी तक मैं इस वाले पाथ पे मूव करा रहा हूँ, ठीक है, अगर इस वाले पाथ पे मूव करा रहा हूँ और एक बार इस वाले पाथ पे मूव करा रहा हूँ, ठीक है, इस केस में अगर वर्क डन देखे तो क्या वर्क डन, अगर कोई भी एक स्मॉल एम मास का अगर ऑब्जेक्ट ले जा रहे हैं तो ये अगर रेडियस अगर कैपिटल आर है तो किसके कितना वर्क डन होगा, तो क्या माइनस ऑफ म्यू इंटू एम जी इंटू कितना 2r के बराबर, यही होगा। अगर इस वाले पाथ पे देखे तो वर्क डन ऑन पाथ किस पे, तो ए सी बी वाले पाथ पे अगर देखे, ठीक है भाई, ए सी बी वाले पाथ पे देखे तो क्या फ्रिक्शन हमेशा पीछे की तरफ लगेगा, टेंजेंट की तरफ, और इसका जो डी आर होगा इधर की तरफ होगा। तो इस केस में जो वर्क डन आएगा ये फ्रिक्शन और ये कौन सा डी आर वेक्टर, तो वर्क डन किसके बराबर, तो क्या माइनस ऑफ एफ इंटू किसके बराबर, पाई आर बाई टू, सॉरी पाई आर के बराबर, अरे यही होगा ना। यहां से अगर देखें तो क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ म्यू इंटू एम जी इंटू किसके बराबर, पाई इंटू आर। क्या ये पाथ पे डिपेंड कर रहा है पहले, इस केस में जो फ्रिक्शन के द्वारा जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, पाथ पे डिपेंड कर रहा है। अगर एक केस हम लोग ऐसा कंसिडर करें कि यहां से एक बार इस पाथ पे मूव करा रहे हैं, ठीक है, ये हमारा एंगल कितना है θ1 और ये हमारा एंगल कितना है θ2 के बराबर, ठीक है भाई। यहां से अगर वर्क डन हम लोग कैलकुलेट करें तो यहां से देखो, ये इसको मैं फर्स्ट पाथ ले रहा हूं, ये स्मॉल एम मास है, इस केस में ये पूरा का पूरा जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, मान लेते हैं एल के बराबर, ठीक है, और इसको मैंने ले लिया L1 और इसको ले लिया L2 के बराबर। तो वर्क डन ऑन फर्स्ट पाथ, अगर पहले पाथ पे अगर मूव करा रहे हैं, ये फर्स्ट पाथ पूरे को ले रहा हूं, तो इस केस में वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना, तो क्या माइनस ऑफ एफ इंटू, इस केस में जो वर्क डन बाय फ्रिक्शन होगा क्या माइनस एफ पीछे की तरफ लगेगा, इंटू कितना लगेगा, अरे एफ इंटू, यहां से देखो अगर ये स्लिपिंग हो रही है तो जो फ्रिक्शन की वैल्यू होगी तो माइनस ऑफ, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा के बराबर, क्या बोलते हो, सही है, एम जी कॉस θ1 सॉरी θ2 कितना आएगा, म्यू एम जी कॉस θ2 और इंटू क्या L1 के बराबर, डिस्प्लेसमेंट तो यही होगा ना। अगर ऊपर वाले पार्ट पे देखें तो जो वर्क डन बाय फ्रिक्शन आएगा तो वो माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा ऊपर की तरफ θ2 और L1 नीचे की तरफ, तो क्या वर्क डन यही आएगा कि माइनस ऑफ म्यू एम जी कॉस θ2 इंटू L1। इस वाले पार्ट पे देखे तो किसके बराबर, तो माइनस ऑफ म्यू एम जी कितना कॉस θ1 इंटू कितना L2 के बराबर, क्लियर। क्या L1 कॉस थीटा, सॉरी इसको उल्टा ले लिया था ना हमने, L2 इसको ले लेते हैं L1, ठीक है, इसको भी L2 ले लेते हैं और इसको L1। अब एक बात देखो, अब यहाँ पे जो वर्क डन अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे वर्क डन किसके बराबर आएगा, तो क्या माइनस ऑफ म्यू एम जी इंटू कितना L2 cos θ2 प्लस L1 cos θ1, क्या L के बराबर, L2 cos θ2 प्लस L1 cos θ1 क्या L के बराबर,
अरे यही आएगा ना, L2 का ये कंपोनेंट और L1 का ये कंपोनेंट दोनों ऐड करोगे क्या L के बराबर, तो फाइनली वर्क डन किसके बराबर, तो माइनस ऑफ म्यू mg इंटू कितना आएगा, L के बराबर। क्लियर है इस सभी को, वर्क डन बाई जो फ्रिक्शन आएगा वो किसके बराबर, तो माइनस ऑफ म्यू इंटू mg इंटू L के बराबर। अब एक दूसरा पाथ हम लोग डिफाइन करते हैं, मान लो यहां से लेके यहां तक डिफाइन किया अपन ने, ये वाले पाथ से मूव करा रहे अपन, इस पे जो है ऐसा ले लेते हैं, ये ले लिए, यहां से देख लो अब ये हमारा कौन सा हो गया, ये अल्फा, और ये हम लोग ले लेते हैं बीटा, सेम पॉइंट से मूव करा रहे हैं लेकिन पाथ जो है वो हमारा अब अलग हो गया। ठीक है, इस केस में अगर ये हम लोग सेकंड पाथ मान लें, जब ब्लॉक को आप अगर ऐसे मूव कराओगे स्मॉल m मास को, तो इस केस में अब देखना, क्या यहां से मैं इसको ले लेता हूं L3 और इसको मैं ले लेता हूं L4 के बराबर। ठीक है, ऊपर वाला जो पार्ट है उसकी लेंथ कितनी L3, और नीचे वाला जो पार्ट है उसको मैंने क्या ले लिया L4 के बराबर। चलो अब वर्क डन ऑन सेकंड पाथ, अगर सेकंड पाथ पे वर्क डन देखे तो बताना यहाँ पे क्या, माइनस ऑफ म्यू mg इंटू कितना L3 cos अल्फा, हाँ है ना, अरे यही आएगा, और उस वाले पाथ पे तो माइनस ऑफ म्यू इंटू mg इंटू कितना L4 cos अल्फा। अब एक बात सोचो, क्या यहां से हम लोग ये लिख सकते हैं cos बीटा, अब इस केस में हम लोग क्या लिखेंगे, तो माइनस ऑफ म्यू mg इंटू L3 cos अल्फा प्लस L4 cos बीटा के बराबर, यही आएगा। अब इन दोनों की वैल्यू, ये किसके बराबर, क्या L के बराबर, अरे L3 cos अल्फा प्लस L4 cos बीटा क्या L के बराबर, L3 का cos ये वाला कंपोनेंट ये इसके बराबर, और यहां से इसका cos कंपोनेंट क्या ये वाला आएगा, दोनों को ऐड करेंगे किसके बराबर, L के बराबर, तो कितना आएगा, तो माइनस ऑफ म्यू इंटू mg इंटू कितना L, यही हमारा क्या होगा वर्क डन। अब एक बात देखो, यहाँ पे अलग अलग पाथ पे मूव कराया हमने पार्टिकल को, लेकिन दोनों केस में जो डिस्प्ले वर्क डन आ रहा है फ्रिक्शन के द्वारा वो क्या आ रहा है सेम, इस वाले केस में वो पाथ से इंडिपेंडेंट है और इस वाले केस में वो पाथ पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो यहां से इसलिए लिखा अपन ने कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो होगा वो हो सकता है कि वो पाथ पे डिपेंड करे भी और पाथ पे डिपेंड नहीं भी करे। चलो